हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर जो मेडिवल हिस्ट्री क्लास आप पीडीएफ पे कराते, अगर उसे व्हाइट बोर्ड पर कराएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, आज से जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है वो भी व्हाइट बोर्ड पर ही चलेगी। तो ये बात कर लेते हैं। पहले मैंने आपको जो अभी तक पीडीएफ पे पढ़ाया है वो है 712 ईस्वी से लेकर 1206 तक, यानी जो आपका पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो मैंने आपको पीडीएफ पे करा लिया है। इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में जाकर। इसके अलावा दोस्तों, अब जो हमें देखना है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी 1206 ईस्वी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 तक। तो बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, तो ये कब से कब तक चलती है दोस्तों? ये चलती है 1206 से 1707 तक। ठीक है, 1206 से 1707 तक मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक्स हमें क्या क्या इसमें कवर करने हैं। दोस्तों, टॉपिक्स हमें इसमें 5 कवर करने हैं, जो इसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा कौन कौन सा? सबसे पहले दोस्तों में देखना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं दोस्तों, ये पहले 2 टॉपिक से होते हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य दोस्तों, इन 2 से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा लेकिन आपको 3 टॉपिक्स और कवर करने हैं। सबसे पहला तो एक धार्मिक आंदोलन, जिसमें आपको सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों 2 टॉपिक्स अभी आपको और कवर करने हैं। एक तो प्रांतीय राजवंश, प्रांतीय राजवंश, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है सबसे लास्ट टॉपिक दोस्तों आप लोगों का होता है मराठा साम्राज्य। दोस्तों, आपको ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं मेडिवल हिस्ट्री में, जिसमें से जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सबसे ज्यादा वो होते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। ठीक है, एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है दिल्ली सल्तनत। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही बन जाता है कि दिल्ली की स्थापना या किसके द्वारा करी गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना करी गई थी अनंग पाल के द्वारा। अनंग पाल, क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की स्थापना करी गई थी अनंग पाल के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों कब से कब तक? 1206 से 1526। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो होता है इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1206 से लेकर 1526 के बीच का जो टाइम होता है वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक और बनता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो दोस्तों, वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उसका आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। उसका रीजन ये होता है कि इल्तुतमिश ने जो थी, सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, एंड जो इल्तुतमिश है उसने राजधानी क्या बनाई? दिल्ली ट्रांसफर कर दी। तो इस वजह से जो रियल फाउंडर कहा जाएगा वो दोस्तों इल्तुतमिश को ही कहा जाएगा दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत में पढ़ना क्या क्या हमें वंश कौन कौन से हुए। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश हुए। कौन कौन सा? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में आपको, इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं SKTSL। ठीक है, SKTSL, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में आपको याद करना सबसे पहले गुलाम वंश। मैं आपको ट्रिक अभी लिखाता हूं, पहले आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। सेकंड हो गया जाके खिलजी वंश। ठीक है, थर्ड होता है आपका तुगलक वंश। फोर्थ नंबर पे आपका आता है सैयद वंश।
लास्ट में होता है दोस्तों आप लोगों का लोधी वंश। अब इसकी हिंदी में ट्रिक क्या होती है दोस्तों? हिंदी में आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, मैं कॉमन ट्रिक ले लेता हूं। गुल खिल तू सैलो में। ठीक है दोस्तों, गुल से हो जाएगा जाके गुलाम, खिल से हो जाएगा जाके खिलजी, तू से तुगलक, सै से हो जाएगा जाके सैयद वंश, और लो से हो जाएगा जाके लोधी। ठीक है, तो ये पांचों आप याद कर सकते हैं, मेरे को आप भूल जाइए। ठीक है, तो गुल खिल तू सैलो में, तो इन पांचों से आपको जो है पांचों वंश आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, कब से कब तक रहे। तो गुलाम वंश रहता है दोस्तों 1206 से 1290, 1206 से 1290। ठीक है, बात करें खिलजी वंश की तो ये रहता है 1290 से 1320। ठीक है, तुगलक वंश रहता है 1320 से 1414। नेक्स्ट सैयद वंश, ये रहता है दोस्तों 1414 से 1451। ठीक है, सबसे लास्ट लोधी वंश रहता है दोस्तों 1451 से 1526। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम समय तक किस वंश, कौन सा वंश रहा है? दोस्तों वो होगा कौन सा? खिलजी वंश। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा है? तो दोस्तों वो होगा तुगलक वंश, क्योंकि ये रहे लगभग 94 ईयर्स। दोस्तों 94 साल ये रहे हैं और ये रहे 30 साल। ठीक है, तो खिलजी वंश सबसे कम रहे, तुगलक वंश सबसे पहले रहे। और ये मैंने आपको इसलिए ट्रिक बताई है बिकॉज आपसे जो है क्रम पूछ लेता है कि किसके बाद कौन सा वंश आया है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इनको क्रम में लगाइए। तो इसलिए आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं एसकेडी एशर, गुलाम वंश को स्लेव भी कहते हैं, स्लेव वंश को डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी एसकेडी एशर, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोडी, और हिंदी में गुल खिल तू सैलो में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। तो दोस्तों अगर बात करें गुलाम वंश की तो इसकी स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में। होता क्या है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई दोस्तों? गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी, इसका कार्यकाल लिख देते 1206 से, टाइम पीरियड इसका होगा जाके 1206 से 90। ठीक है, तो स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्थापना दोस्तों स्थापना करी गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक, ठीक है, जो कि एक गुलाम होता है। किसका होता है वो गुलाम? वो गौरी का गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो इल्तुतमिश होता है वो इसका गुलाम होता है। ठीक है, उसके बाद जो बलबन आता है वो इल्तुतमिश का गुलाम होता है। तो इस वजह से इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, तो स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में। इसमें कुल टोटल एक क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, इसमें शासक कितने हुए? आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए आ चुके होंगे। ये टोटल मिला के 10 से 11 शासक होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 10 मिलता है, कुछ में 11 मिलता है, क्योंकि जो आखिरी शासक है उसका शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, आपको ये कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कि कैकुबाद, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंड आपको जो पढ़ना है इसमें से केवल 4 शासकों के बारे में। कौन कौन से? सबसे पहले आपको इसमें देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहला जो देखना है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सेकंड आपको देखना है इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश। ठीक है, थर्ड आपको थोड़ा सा पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया सुल्तान, सुल्ताना भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो आप सुल्तान याद रखिए, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। चौथा आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है बलबन। ठीक है, ये केवल 4 लोगों के बारे में आपको गुलाम वंश में पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन आपसे इससे बाहर का पूछा नहीं जाएगा और इसके अलावा आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज इस गुलाम वंश में नहीं पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसका कार्यकाल दोस्तों केवल 4 साल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक,
इसका कार्यकाल दोस्तों रहा था 1206 से 10, मात्र 4 साल। एंड इसके बारे में एक बात कही जाती है दोस्तों, ये इकलौता ऐसा शासक था जो सच में जो है सत्ता पे बैठने के काबिल था, योग्य था। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, सबसे पहली चीज थी कि ये बहुत ही दानवीर टाइप का आदमी था, मतलब बहुत दानवीर करता था, लाखों में दान किया करता था, इसलिए इसे एक उपाधि भी दी गई थी, किस नाम की? लाख बख्श। लाख बख्श। दूसरी चीज दोस्तों, इसे कुरान की पूरी मतलब एक तरीके से रटी हुई थी और ये उसको फॉलो भी करता था, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, ये सबसे पहली तो इसकी हो गई उपाधि। दूसरी चीज जो हो गई, इसने कुरान भी से पूरी रटी हुई थी, जिसकी वजह से इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? कुरान खां, ठीक है। एक उपाधि से और दी गई होती है, आपने पढ़ा होगा कुछ जगह पे, हातिम सेकेंड, ठीक है। तो ये 3 इसकी उपाधियां होती हैं। लाख बख्श दी गई थी, वो लाखों में दान किया करता था, इस वजह से। कुरान उसे मुंह जवानी पूरी याद थी और उसे फॉलो भी करता था, इस वजह से उसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में खास बात थी कि इसने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही इसने ना अपने जो है सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल ही रहा था। इसके अलावा दोस्तों इसने कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण भी किए थे। वो कौन कौन से थे? जो इसका सबसे फेमस निर्माण है वो दोस्तों है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दोस्तों, ये जो है इसकी स्थापना यानी सॉरी इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, यानी निर्माण जो स्टार्ट ऐबक ने करवाया था, उसको फिनिश किया था जाकर किसने? इल्तुतमिश ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन हो रहा था कि इसकी जो है मरम्मत किसने करवाई थी? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी मरम्मत कराई थी कुतुब मीनार की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन उसके कौन कौन से हो गए? सबसे पहला तो हो जाता है इसका कुतुब मीनार। सेकंड हो जाता है दोस्तों इसने 2 मस्जिद बनाई थी यानी मॉस्क। तो सबसे पहले इसकी मॉस्क थी दिल्ली में बनवाई थी, जो कि भारत की सबसे पहली मॉस्क थी। तो भारत की सबसे पहली मस्जिद थी दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है दोस्तों। ये सिचुएटेड है दिल्ली में, यानी दिल्ली में जो है इसकी कुव्वत उल इस्लाम होती है, वो मस्जिद इसने बनवाई हुई होती है। दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कुव्वत उल इस्लाम बनवाई किसने। इससे क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आता है कि भारत की पहली मस्जिद कहां पर है? दोस्तों कहां पे है? दिल्ली में। और कौन सी है? दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम ही है, यानी भारत की जो पहली मस्जिद है वो कुव्वत उल इस्लाम है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। किसके द्वारा बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दूसरी इसने जो मस्जिद बनवाई थी वो नाम था दोस्तों उसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों आपको इतनी चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो उसकी 3 उपाधियां, दूसरी चीज उसने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए, और ये इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कहां बनी थी, किसने बनवाई थी और कहां पर स्थित है, नाम क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछ सकता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपसे पूछ सकता है कहां पे स्थित है, किसके द्वारा बनाया गया, और इसने ना ही अपने कोई सुल्तान की उपाधि ली थी, ना ही इसने कोई अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल होता है यहीं तक रहता है, बस इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों वो है इल्तुतमिश, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा देखना है। तो दोस्तों अगर बात करें इल्तुतमिश, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक व्यक्ति और बैठता है सत्ता पर, आराम शाह। ये 6 से 8 महीनों तक ही शासन करता है, क्योंकि होता क्या दोस्तों, ये एकदम अपने नाम के अनुरूप केवल आराम करता है। तो इल्तुतमिश जो होता है इसे बहुत ही आराम से गद्दी से हटा देता है और बहुत ही आराम से वो गद्दी पे बैठ जाता है। तो इसका शासन 6 से 8 महीने तक केवल चलता है। अगला व्यक्ति जो वो गद्दी पे बैठता है वो होता है इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। उसका शासन होता है दोस्तों 1211 से 36। दोस्तों इल्तुतमिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आराम से आपको हटा दीजिए, क्योंकि ये भी अब गद्दी से हट चुके हैं। अगला व्यक्ति आता है इल्तुतमिश। सबसे पहली खास बात होती है इसके बारे में कि इसने जो है राजधानी स्थानांतरित करी थी। कहां से? ये लाहौर से लेकर आया था कैपिटल, कहां पे? दिल्ली में, यानी दिल्ली में। सबसे पहली खास बात। दूसरी जो आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगी, इसने एक टॉम बनवाया था, क्या नाम था उसका? सुल्तान गढ़ी।
दोस्तों ये दिल्ली में उसने बनवाई थी, टॉम। ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टॉम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि आपको ये बहुत कम जगह ये पॉइंट देखने को मिलेगा, ये सीधे आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, एंड तब आपके पास इसका आंसर नहीं होता है। तो इस वजह से इसको आप ध्यान दे दीजिए कि सुल्तानगढ़ी दिल्ली में स्थित है, इस और फादर ऑफ टॉम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसने जो दो सिक्के चलवाए थे, एक था दोस्तों सिल्वर कॉइन, दूसरा था कॉपर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। सिल्वर कॉइन का नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है टंका। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है कॉपर का, उसका नाम होता है दोस्तों, ठीक है, जीतल। ये दो उसने कॉइन चलवाए होते हैं, एक सिल्वर कॉइन होता है टंका, एक कॉपर कॉइन होता है जीतल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या करता है दोस्तों, इसने एक तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान शब्द की, यानी वैधानिक एक तरीके से कह सकते हैं ले ली थी, एक तो अपने लिए तो इसने सुल्तान शब्द ले ही लिया था। इसके अलावा दोस्तों अब कोई भी जो आगे का जो हो सकता है राजा शासक, वो सुल्तान शब्द को अपना सकता है, तो उसने इसकी वैधानिक स्वीकृति जो है वो ले ली थी इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट हो सकता है दोस्तों, वो हमें पढ़ना है कि इसने जो है एक तुर्कान ए चहलगनी, तुर्कान ए चहलगनी दोस्तों, एक चालीसा जिसे हम कहते हैं, ये हनुमान चालीसा नहीं है दोस्तों, ये चालीसा है, यानी 40 गुलाम सरदारों का ग्रुप, गुलाम सरदारों का ग्रुप। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का ग्रुप होता है जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, चहलगनी। अगला पॉइंट दोस्तों होता है इंपॉर्टेंट, इसने एक प्रथा चलाई थी, एकता प्रथा। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना, एकता प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देख सकते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इल्तुतमिश क्या करता है दोस्तों, एक दोस्तों इल्तुतमिश का जो चैप्टर है वो यहीं से क्लोज होता है, क्योंकि अब इल्तुतमिश के बारे में और हमें नहीं पढ़ना है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैंने आपको भी नहीं बताई कि इल्तुतमिश जो होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, यानी सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्लेव भी होता है, यानी गुलाम भी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये एक पॉइंट आपका छूट गया था, तो मैंने आपको बता दिया कि इल्तुतमिश जो होता है वो क्या क्या करता है, लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर करता है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता है, फादर ऑफ टॉम भी किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को, सिल्वर और एक कॉपर कॉइन चलवाता है, तुर्कान ए चहलगनी चालीसा का जो है ये स्थापित करता है, 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप होता है। एकता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करी जाती है, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही करी जाती है। अगला दोस्तों जो शासक होने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको केवल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रजिया सुल्तान। दोस्तों उसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, ये दोस्तों रहती है 1236 से 40। ठीक है, तो इससे आपको 2 क्वेश्चंस केवल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसके कार्यकाल से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी और इकलौती मुस्लिम महिला शासिका थी, यानी पहली और अंतिम जो महिला शासिका थी वो यही थी। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी जो पहली, मतलब कौन पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान होगा। तो भारत में मतलब आप एक तरीके से मान सकते हैं इकलौती ऐसी थी। ठीक है, तो भारत की इकलौती महिला शासिका कौन थी, वो रजिया सुल्तान थी, सुल्ताना भी। दोस्तों रजिया सुल्तान जो होती है इसका कार्यकाल होता है 1236 से 40 तक। ठीक है, आप इसके बारे में केवल, इससे आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पहली महिला मुस्लिम शासिका होती है। ठीक है, और इसका कार्यकाल भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, और आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा ये इकलौती जो है महिला मुस्लिम शासिका होती है, इकलौती। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, इसका कार्यकाल से रिलेटेड, और या तो कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन होती है। आप देखते होंगे इसकी शादी किससे होती है, अल्तुनिया से, और इसका प्रेमी होता है याकूब। लेकिन ये स्टोरी आपके एग्जाम के
एग्जाम के नजरिए से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आपको इसके बारे में बस केवल इतना ही याद रखना है कि इसका कार्यकाल कब से कब तक है और ये पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।